जब रूस ने यूक्रेन पर अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया तो पूरी दुनिया उससे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सैन्य शक्ति के मामले में पृथ्वी की दूसरी सबसे मजबूत सेना के रूप में डरती थी। इसे एक अजेय शक्ति माना जाता था, एक निर्दयी और क्रूरता से कुशल मशीन जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी विरोध को कुचल और नष्ट कर देती। लेकिन यूक्रेन में रूस की प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई है। उसकी कथित तौर पर सर्वशक्तिमान सेना न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही है, बल्कि उसने अकल्पनीय नुकसान भी झेले हैं। उसकी सबसे विशिष्ट इकाइयां नष्ट हो गई है, जिससे क्रेमलिन के कमांडर बस किसी तरह अग्रिम मोर्चे पर थोड़ा बहुत नियंत्रण बनाए रखने के लिए कम प्रशिक्षित, कम तैयार और बिना उत्साह के सैनिकों पर निर्भर है। यही हाल तथाकथित दूसरी सबसे मजबूत सेना का है, जो इतनी गिर चुकी है। यूक्रेन के साथ अपनी जंग के दौरान उसे ऐसे अभूतपूर्व नुकसान झेलने पड़े हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखे गए। अलग अलग स्रोतों के अनुमान भिन्न हो सकते हैं, पर अधिकतर मानते हैं कि लगभग 13 लाख रूसी सैनिक मारे या घायल हुए हैं। कोई भी सेना ऐसे नुकसान नहीं झेल सकती, यहाँ तक कि रूसी सेना भी नहीं। और 14.3 करोड़ से ज्यादा की विशाल आबादी के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी भर्ती अभियानों के साथ, जिनकी मदद से क्रेमलिन हर महीने अपनी सेना में दसियों हजार नए सैनिक जोड़ने में सक्षम रहा है। लगातार इन हताहतों ने सेना की ताकत और उसकी संरचना पर बड़ा असर डाला है। जैसे ही सैकड़ों हजार सैनिक या तो ताबूत में घर भेज दिए गए हैं या फिर ऐसी भयानक चोटों का शिकार हुए हैं जिससे वे लड़ने के लायक नहीं रहे, रूस के कमांडरों को बार बार अपनी यूनिटों को फिर से संगठित करना पड़ा है। कुछ ब्रिगेडों का कई बार पुनर्गठन करना पड़ा और जैसे जैसे हताहतों की संख्या बढ़ती गई, रूस को एहसास होने लगा कि उसके पास अपनी अग्रिम पंक्ति की कार्रवाई को जारी रखने के लिए पर्याप्त पैदल सेना नहीं है। तो उसने कठोर कदम उठाए, अपनी मोटर राइफल यूनिट्स में चुने हुए सैनिकों को शामिल कर दिया। अचानक रूसी सेना के सबसे प्रशिक्षित और कुशल सैनिक अग्रिम हमलों में दिखने लगे। इसमें रूसी एयरबोर्न फोर्सेस, वीडीवी पैरा ट्रूपर्स, विशेष उद्देश्य वाले सैनिक, स्पेतनाज और रूसी मरीन नेवल इन्फेंट्री शामिल है। ये सैनिक खास मिशनों के लिए चुने जाते हैं जो उनकी क्षमताओं के अनुकूल होते हैं। वे खुद को तोप का चारा समझे जाने और बिना उचित उपकरण और कवच के फ्रंटलाइन हमलों में झोंके जाने के आदी नहीं हैं। नतीजतन सारी ट्रेनिंग और अनुभव के बावजूद इन तीनों विशेष इकाइयों को भारी नुकसान हुआ है। वीडीवी को वर्षों से दुनिया की बेहतरीन पैरा ट्रूपर फोर्स में गिना जाता है। इसके सैनिक अक्सर रूस के सैन्य प्रचार वीडियो और भर्ती अभियानों में प्रमुख रूप से दिखते हैं और यूक्रेन में युद्ध से पहले उन्होंने सफलता का एक शानदार रिकॉर्ड बना लिया था। चेचनिया, जॉर्जिया या सीरिया में ये पैराट्रूपर्स हमेशा अपना काम पूरा करते थे। इन्हें अक्सर अग्रिम मोर्चों या दुश्मन की पंक्तियों के पीछे तैनात किया जाता था ताकि ये अचानक हमले कर सके, रणनीतिक संसाधनों पर कब्जा और दुश्मन की सप्लाई लाइन बाधित कर पीछे से आने वाली सेनाओं का रास्ता साफ कर सके। ऐसा ही ग्रोजनी की दूसरी लड़ाई या दक्षिण ओसेटिया पर कब्जे के वक्त हुआ था। इसलिए ये पूरी तरह से तर्कसंगत था कि रूस ने यूक्रेन के साथ अपने युद्ध के शुरुआती चरणों में वीडीवी का इसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की। संघर्ष की शुरुआत में कीव के होस्टोमेल हवाई अड्डे पर रूसी पैराट्रूपर्स की तैनाती की खबरें आईं। संभावित तौर पर उनका मिशन हवाई अड्डे पर नियंत्रण स्थापित करना था ताकि यूक्रेन की क्रेमलिन के आक्रमण का हवाई जवाब देने की क्षमता सीमित हो सके। दुर्भाग्य से मिशन योजना के अनुसार नहीं चला और यह रूसियों की बजाय यूक्रेनियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। यूक्रेन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि क्रेमलिन के पैराट्रूपर्स होस्टोमेल को निशाना बनाएंगे, जो कीव से 10 किलोमीटर यानी करीब 6 मील से भी कम दूर है। पैराट्रूपर्स के उतरते ही यूक्रेनी सैनिक पहले से तैयार थे। चारों ओर से घात लगने पर वीडीवी ने कुछ दिनों में सैकड़ों सैनिक गंवा दिए और ये उनका इकलौता नुकसान नहीं था। रिपोर्टों के अनुसार जापोरिजिया, औदीवका और पोलक्रोव्स्क जैसे विवादित इलाकों में बड़ी लड़ाइयों में वीडीवी को भारी नुकसान हुआ है। हम ये ठीक नहीं जान सकते कि यूक्रेन में कितने रूसी पैराट्रूपर्स मारे गए हैं और अलग अलग स्रोत अलग अलग अनुमान देते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या है। उदाहरण के लिए 2023 में ब्रिटिश रक्षा खुफिया ने रूसी कर्नल जनरल
मिखाइल टापलिंस्की के एक आधिकारिक संबोधन का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 8,500 पैराट्रूपर्स घायल हुए हैं और रूस के 30,000 एयरबोर्न सैनिकों में से लगभग 50% या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। ये 2023 की बात है। तब से अनगिनत रूसी सैनिक, जिसमें वीडीवी बल और स्पेट्सनाज शामिल हैं, यूक्रेन में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये स्पेशल ऑपरेशन सैनिक दुनिया भर में मशहूर और सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है। इनके पास गुप्त अभियानों, प्रत्यक्ष कार्रवाई और बंधक बचाव अभियानों, तोड़फोड़ और टोही मिशनों की समृद्ध विरासत है। साथ ही स्पेट्सनाज का रिकॉर्ड पूरी तरह बेदाग भी नहीं है। वे कई चर्चित असफलताओं का हिस्सा रहे हैं, जैसे 2002 की मास्को थिएटर घेराबंदी, जब चेचन आतंकवादियों ने डुब्रोवका थिएटर में 900 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था। 57 घंटे के गतिरोध का अंत तब हुआ जब स्पेट्सनाज बलों ने थिएटर की वेंटिलेशन सिस्टम में नींद लाने वाली गैस छोड़ी, जिससे आतंकवादी और बंधक बेहोश हो गए। 40 बेहोश या अक्षम आतंकवादियों की हत्या कर दी गई, लेकिन गैस के कारण 130 से अधिक बंधकों की भी मौत हो गई। ये घटना 1996 में हुई, एक और विफल बंधक संकट के सिर्फ 6 साल बाद हुई थी, जिसमें चेचन विद्रोहियों ने भी शुरू में कई हजार लोगों को बंधक बना लिया था। स्पेत्नाज और संघीय बलों ने तोपखाने और सशस्त्र हेलीकॉप्टरों के साथ हमला किया, जिससे कम से कम 26 बंधकों की मौत हो गई और एक गांव भी तबाह हो गया। संक्षेप में, अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद स्पेत्नाज को अक्सर अव्यवस्था और लापरवाही से जोड़ा गया है। यूक्रेन के अव्यवस्थित युद्ध में भेजे जाने पर उनके बचने की संभावना कम थी। 2023 पेंटागोन लीग के अनुसार लगभग 900 स्पेत्नाज ऑपरेटरों को शुरू में यूक्रेन भेजा गया था। इनमें से 775 मारे गए या घायल हुए। तब से कई विशेष अभियान बलों के सैनिकों को यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति में मरने के लिए भेजा गया। मीडिया जोना ने 2025 में रिपोर्ट किया कि कम से कम 1000 मारे गए हैं। रूसी मरीन यूक्रेन युद्ध में खास प्रभाव नहीं छोड़ सके और कई मुठभेड़ों में भारी नुकसान उठाया है। फिर से यह रूस की शीर्ष स्तरीय सेनाओं में से एक है। मरीन या नौसैनिक पैदल सेना, जैसा कि उन्हें मॉस्को में जाना जाता है, ने इतिहास भर में विभिन्न तटीय हमलों में अग्रणी भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, उन्होंने सीरिया में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया, जहां 40वीं, 61वीं, 155वीं और 810वीं इकाइयां अपने साथियों में लगभग किंवदंती बन गई। युद्ध की शुरुआत में माना गया था कि ये इकाइयां दक्षिणी मोर्चे पर निर्णायक होंगी, जहां रूस आजोव सागर और क्रीमिया प्रायद्वीप से यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय तक उन्होंने उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाया। उन्हें कुछ नुकसान हुआ, पर उन्होंने उभयचर हमलों में भूमिका निभाई, जिससे रूस ने मारियुपोल को घेरने और कब्जा करने में मदद पाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मरीन के लिए हालात और भी खराब होते गए। उदाहरण के लिए, डोनबास और दक्षिण में उन्हें भारी नुकसान हुआ, जिससे प्रतिष्ठित ब्रिगेडों को फिर से संगठित करना पड़ा। उदाहरण के लिए, 810वीं को मारियुपोल, खेरसोन, कुर्स्क और जापोरिजिया में नुकसान झेलने के बाद कई बार फिर से संगठित करना पड़ा है। 155वीं ब्रिगेड को कम से कम 8 बार फिर संगठित किया गया, जिससे ये युद्ध की सबसे क्षतिग्रस्त और थकी ब्रिगेडों में से एक बन गई है और अब अपनी पुरानी पहचान की छाया मात्र है। मीडिया जोना, जो आधिकारिक शोक संदेशों के माध्यम से रूसी हताहतों की संख्या का पता लगाने और पुष्टि करने के लिए एक काफी सटीक और विश्वसनीय स्रोत साबित हुआ है, का कहना है कि युद्ध के पहले 4 वर्षों में 2200 से अधिक नौसैनिक पैदल सेना के सैनिक मारे गए। अगर इसकी तुलना करें तो ये जानना जरूरी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध के 20 वर्षों में लगभग 2400 सैनिक खोए थे। रूस के चुनिंदा सैनिकों की बड़ी हानि ने देश के अभियान पर गहरा असर डाला है, क्योंकि इन्हें खोना नए रंग रूटों से ज्यादा गंभीर होता है। ये विशेष बल सैनिक युद्ध क्षेत्र में वर्षों का अनुभव लाते हैं। अधिकतर मामलों में उन्होंने अपना पूरा जीवन सेना को समर्पित कर दिया है और वे अपने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहते हैं। वे अतिरिक्त प्रयास करेंगे, भयंकर लड़ाइयों में दौड़ेंगे, आक्रमण का नेतृत्व करेंगे और दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। लेकिन रूस के ऐसे सैनिक बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। अब लगभग कोई नहीं बचा है। लेकिन इससे पहले
कि हम समझे इसका क्या मतलब है और ये रूसी सेना की व्यापक स्थिति को कैसे प्रभावित कर रहा है। आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब समय है। दुनिया की हर सेना अपने बेहतरीन ऑपरेटिव्स खोने पर संघर्ष करती है। रूस भी इससे अलग नहीं। फ्रंटलाइन सैनिक आत्मघाती हमलों में मारे या घायल हों, क्रेमलिन के कमांडरों को इसकी परवाह नहीं होती। वे आसानी से और लोगों की भर्ती कर सकते हैं ताकि उनकी जगह ली जा सके, उन्हें सबसे बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजार सकते हैं, फिर उनके हाथों में राइफल थमाकर एक और हमले के लिए भेज सकते हैं। लेकिन वीडीवी, नौसैनिक, पैदल सेना और स्पेत्सनाज जैसे सैनिक आसानी से नहीं बदले जा सकते। क्रेमलिन अगर योग्य लोग ढूंढ भी ले तो अगली पीढ़ी के स्पेशल ऑप्स सैनिकों को ठीक से प्रशिक्षित करने का समय नहीं है। स्मॉल वॉर्स जर्नल रिपोर्ट के अनुसार नए रूसी विशेष सैनिकों को भी बाकी सेना की तरह जल्दबाजी में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे युद्ध में ऐसे अहम ऑपरेटर्स की हानि हो सकती है जिन्हें क्रेमलिन खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। यही सब नहीं है, भारी नुकसान के बाद वीडियो में बताए 3 विशेष बलों ने अनुशासन तोड़ना शुरू कर दिया है। वे अब पहले जैसे संगठित या अनुशासित नहीं रहे हैं और 155वीं और 810वीं गार्ड्स नौसैनिक पैदल सेना ब्रिगेडों दोनों पर युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं। खबरों के अनुसार इन मरीन सैनिकों ने प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया है और यूक्रेनी युद्धबंदियों को बेरहमी से मार डाला है। पैराट्रूपर्स भी इसमें शामिल हैं, जिनमें से कुछ पर 2022 के कुख्यात बुचा नरसंहार में शामिल होने का आरोप है, जिसमें आम नागरिकों को सड़कों पर बेरहमी से मार डाला गया था। इसके अलावा पुराने सोवियत सिद्धांतों के कारण जो सूक्ष्म प्रबंधन और यहाँ तक कि सेना के उच्चतम स्तरों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, विशिष्ट इकाइयों के कमांडरों के पास वह अधिकार या स्वतंत्रता नहीं है जिसकी उन्हें अपने बचे हुए सैनिकों का पूरा उपयोग करने के लिए जरूरत होती है। यह अविश्वास की संस्कृति पैदा करता है जो इतने भारी नुकसान के साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र में रूस की प्रगति को और बाधित करेगी। इतने बड़े नुकसानों के बाद रूस को जरूरी कौशल या अनुभव न होने पर भी पैदल सेना को विशेष भूमिकाओं में लगाना पड़ सकता है। नए रंग रूटों को संख्या पूरी करने के लिए स्पेत्सनाज ब्रिगेड में जल्द शामिल किया जा रहा है, जबकि वीडीवी ऑपरेटरों को अग्रिम मोर्चे के हमलों में झोंका जा रहा है। रूसी सेना पूरी तरह अव्यवस्थित है और जल्द सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती। असल में नौसैनिक, पैदल सेना और स्पेत्सनाज जैसी विशेष इकाइयों के अलावा रूस के बाकी सैनिक भी युद्ध जीतने के जरूरी मानकों पर नहीं उतरते। अब उसके सैनिक न सिर्फ कम प्रशिक्षित है और उनके पास पर्याप्त साजो सामान भी नहीं है, बल्कि वे हर तरह से लड़ाई के लिए पूरी तरह अयोग्य हैं। उदाहरण के लिए ऐसी रिपोर्टें आई है कि असाध्य बीमारियों से ग्रस्त या अंगहीन लोगों को भी मोर्चे पर भेजा जा रहा है, साथ ही अपराधियों और दुर्भाग्यशाली जातीय अल्पसंख्यकों को भी, जिन्हें धोखे या ब्लैकमेल करके युद्ध में शामिल किया गया है। रूस ने अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य देशों में भी हाथ पैर मारे हैं। अफ्रीकी भाड़े के सैनिकों की भर्ती की है और उत्तर कोरिया से भी सैनिक भेजने की गुहार लगाई है। नतीजतन आंकड़े दिखाते हैं कि 2026 में क्रेमलिन की सेना कई मोर्चों पर मुश्किल से ही कोई प्रगति कर पा रही है। उसकी प्रगति बहुत धीमी है और कुछ क्षेत्रों में यूक्रेन के जवाबी हमलों के कारण वह पीछे हट रही है। जब आप देखते हैं कि क्रेमलिन किन लोगों को लड़ाई के लिए भेज रहा है और किन अधिकारियों को सैनिकों की कमान दी है, तो समझना आसान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इस युद्ध में समय बीतता गया, रूसी कमांडर और भी ज्यादा बेरहम और क्रूर होते गए। सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो है जो इन लोगों की नीचता दिखाते हैं, जो अपने सैनिकों को यातना, दुर्व्यवहार और शोषण करने या मारने से नहीं हिचकिचाते। कुछ को पिंजरों में बंद कर दिया जाता है या पेड़ों से बांध दिया जाता है, दूसरों को बिजली के झटके दिए जाते हैं या उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। रिपोर्टों के अनुसार सैनिकों की जोड़ी को गड्ढों में फेंक कर मरने तक लड़ने पर मजबूर किया जाता है। कई सैनिकों को भी मोर्चे पर रहते हुए भयानक चोटें आती है, लेकिन उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए निकाला या छुट्टी देने के बजाय वहीं रुककर लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कमांडर भी अक्सर अपने सैनिकों से रोजाना वसूली चुकाने या अपने बैंक कार्ड सौंपने की मांग करते हैं, और जो इनकार करते हैं उन्हें एक बार फिर से यातना दी जाती है या अन्य तरीकों से सजा दी जाती है, जैसे कि अगले हमले में सबसे आगे भेजना।
ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें पुरुषों को बांधकर पीटा जा रहा है, उन्हें जमा देने वाली ठंड में अपने अंडरवेयर तक कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या यहाँ तक कि उन्हें टूटी हुई टांगों के साथ लड़ाई में भेजा जा रहा है, बैसाखी के सहारे लड़ाई में लंगड़ाते हुए, जहां उनके बचने का कोई मौका नहीं है जब तक कि दूसरी तरफ कोई सहानुभूति रखने वाला यूक्रेनी सैनिक उन्हें बख्शने का फैसला ना कर ले। क्रेमलिन की युद्ध मशीन यातना, भ्रष्टाचार और अपराध का भयानक अड्डा है, और ये सिर्फ और भी बुरा होता जा रहा है। रूसी सरकारी वेबसाइट पर भेजे गए लीक संदेश सैनिकों और उनके परिवारों की बेबसी दिखाते हैं। महज 6 महीनों में वेबसाइट को 12,000 शिकायतें मिली, जिनमें कमांडरों पर भ्रष्टाचार और अपने ही सैनिकों के खिलाफ हिंसा के आरोप थे। रूसी शोधकर्ता एलेक्जेंड्रा अर्कीपावा ने इन संदेशों की जांच की, जिनसे पता चलता है कि अधिकारी बर्बर रणनीतियां अपनाते हैं और कई बार सैनिकों से पैसे वसूलने के लिए यातना का इस्तेमाल करते हैं। अर्कीपावा कहती है कि आज कई सैनिक, खासकर गरीब परिवारों से परिवार का समर्थन करने के लिए पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उन पर इतना दबाव है कि वे जान बचाने के लिए अपनी तनख्वाह का 80% तक देने को मजबूर हैं। भर्ती सैनिकों को 2 ही विकल्प मिलते हैं, पैसे दो या मर जाओ। कमांडरों ने अपनी रेट लिस्ट बना ली है। ड्रोन ऑपरेटर बनने के लिए सैनिक को $2,000 देने होते हैं, जिससे उसे अग्रिम मोर्चे के हमलों में हिस्सा नहीं लेना पड़े। पीछे की पंक्ति में सेवा करने के लिए $6,000 देने पड़ते हैं, जो फ्रंटलाइन के खतरनाक इलाकों से भी दूर है। या अगर कोई चिकित्सीय आधार पर सेवा से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए हैरान कर देने वाले $12,000 देने पड़ते हैं। सबसे खराब ये है कि रूसी अर्थव्यवस्था कमजोर होने से आम लोग प्रभावित हैं और सक्षम लोग लगातार भर्ती होकर ऐसा ही व्यवहार झेलते हैं जैसा अर्कीपावा बताती हैं। रूस में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, गरीब और गरीब हो गए हैं, इसलिए वे युद्ध में जा रहे हैं। टैक्स बढ़ने से अब रात के खाने के लिए क्या ले, ये बड़ी समस्या है। यही युद्ध की कीमत है। रूस के नए सैनिकों की स्थिति दयनीय है, जो पूरे देश की सेना के लिए भी गंभीर संकेत है। इतना नुकसान, भ्रष्टाचार और कम मनोबल देखकर क्रेमलिन अपने किसी भी घोषित लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकता है? युद्ध जीतना तो और भी मुश्किल है। फिलहाल ऐसा लगता है कि वे मानते हैं कि बस और ज्यादा लोगों को इस कत्लगाह में झोंकना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सेथ जोन्स के अनुसार यह जीतने का तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि रूसियों को यही सबसे कम बुरी रणनीति लगती है, क्योंकि उनके पास संख्या में बढ़त है। समस्या जाहिर है यह है कि इससे ऐतिहासिक स्तर पर हताहतों की संख्या बढ़ जाती है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है। रूस में अब हताहतों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। इस बीच देश के हताश अधिकारी सैन्य कब्रिस्तानों की तस्वीरों को धुंधला करने का सहारा ले रहे हैं, ताकि स्थिति की कठोर और भयानक सच्चाई को छुपाया जा सके। यह ऐसे नहीं चल सकता, यह टिकाऊ नहीं है। रूस जानता है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। 2026 की शुरुआत में रिपोर्टों से पता चला कि क्रेमलिन अब उतने सैनिक नहीं भर्ती कर पा रहा था जितने वो खो रहा था। ये अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी तरह से लामबंदी किए बिना अपनी जनशक्ति बढ़ाने के लिए। बढ़ती और हास्यास्पद नकद प्रोत्साहन देने से लेकर छात्रों को भ्रामक भर्ती वीडियो से बहकाने तक। लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। यूक्रेन लगातार मजबूत हो रहा है। उसके पास घातक ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें आ रही है। सेना का मनोबल भी बढ़ रहा है, क्योंकि वे हर मोर्चे पर अपने मोर्चे मजबूत करते हुए रूसियों को चुनौती दे रहे हैं। कीव के कमांडर उम्मीद करते हैं कि वे हर महीने रूस को 50,000 तक हताहत पहुंचा पाएंगे। इधर रूसी समकक्ष अपने लोगों से वसूली और यातना में इतने व्यस्त है कि युद्ध की परवाह नहीं करते। शक्ति का संतुलन बदल रहा है और रूस इस समीकरण के गलत छोर पर है। अब आप इस वीडियो में और भी अधिक जान सकते हैं कि यूक्रेन किस तरह अपने विशाल लाभ का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कीव के सैनिकों ने रूस के क्षेत्रों को गहरे अंदर तक मार करने वाले ड्रोन हमलों से कैसे जला दिया है और देश के तेल अवसंरचना को धुएं में उड़ा दिया है। ये वीडियो देखें कि व्लादिमीर पुतिन को भी मानना पड़ा कि चीजें योजना के मुताबिक नहीं चल रही हैं, क्योंकि ज्यादा रूसी उसकी झूठ समझने लगे हैं। और अंत में द मिलिट्री शो को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि आपको और भी जानकारियाँ, विश्लेषण और ताज़ा खबरें मिलती रहे जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे।